हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2005 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू स्वीडिश में मूल शीर्षक मैन सोम हैटर केविनोर स्वीडिश लेखक और पत्रकार स्टिग लार्सन 1954 से 2004 का एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास है जिसे नॉर्स्टेड्स फोरलेग यानी स्वीडिश द्वारा अगस्त 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को पहले स्वीडिश भाषा में लिखा गया था, फिर 2008 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गया। स्टॉकहोम में मिलेनियम पत्रिका का प्रकाशन करने वाले अधेड़ उम्र के पत्रकार मिकेल ब्लोमक्विस्ट ने मानहानि की है अरबपति स्वीडिश उद्योगपति हंस एरिक वेरनस्ट्रोम के बारे में और हानिकारक आरोपों से जुड़े मामले में उसे 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। जेल के समय और पेशेवर अपमान का सामना करते हुए ब्लोमक्विस्ट के लंबे समय के दोस्त, सामयिक प्रेमी और व्यापार भागीदार एरिका बर्जर की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पत्रिका के निदेशक मंडल में अपने पद से उसे हटना पड़ा। नंबर 2 पर है पोस्ट वॉर ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप सिंस 1945। पोस्ट वॉर ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप सिंस 1945 ब्रिटिश इतिहासकार और विद्वान टोनी जट द्वारा लिखित 2005 की एक नॉन फिक्शन पुस्तक है जिसे पेंगुइन प्रेस द्वारा 6 अक्टूबर 2005 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 878 पेज है और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से 2005 तक 6 दशकों के यूरोपीय इतिहास की जांच करती है। यूरोपीय इतिहास के लिए किसी भी भव्य सिद्धांत या व्यापक विषय को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं करता, जिसका उद्देश्य उस अवधि में यूरोपीय इतिहास के पूरे दायरे को स्पष्ट रूप से फिर से बताते हुए कथात्मक भ्रम से बचने का लक्ष्य है, जो कि जिन विषयों को बताता है स्वयं प्रकट हो जाता है। हालांकि पुस्तक के दायरे और गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार नॉर्मन डेविस ने फिर भी कहा कि ये धर्म के लिए अभेद्य है, संगीत से अप्रभावित है, कला और संस्कृति की गैर फ्रांसीसी और गैर राजनीतिक शाखाओं के बारे में इसने पुस्तक पुरस्कार जीता और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और जीवनी या आत्मकथा के पुलित्जर पुरस्कार के लिए भी एक फाइनलिस्ट था। नंबर 3 पर है द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग जॉन डिडियन का उपन्यास है जिसे अल्फ्रेड ए नोपफ द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 240 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग को शौक के बारे में एक क्लासिक पुस्तक के रूप में सराहा गया। इसने नॉन फिक्शन के लिए 2005 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और जीवनी या आत्मकथा के लिए पुलित्जर पुरस्कार दोनों के लिए ये एक फाइनलिस्ट था। नाटक क्विंटाना की मौत से संबंधित संस्मरण पर विस्तार करता है। ये न्यूयॉर्क शहर के बूथ थिएटर में 24 सप्ताह तक चला और अगले वर्ष रेडग्रेव ने लंदन के नेशनल थिएटर में काफी हद तक सकारात्मक समीक्षाओं के लिए इसने अपनी भूमिका को दोहराया। ये प्रोडक्शन साल्जबर्ग, एथेंस, डबलिन थिएटर फेस्टिवल, बाथ और चेल्टेनहैम सहित दुनिया का दौरा करता है। सिडनी थिएटर कंपनी के 2008 सीजन में भी नाटक का प्रदर्शन किया गया जिसमें रॉबिन नेविन ने अभिनय किया और केट ब्लैंचेट द्वारा निर्देशित किया गया। नंबर 4 पर है नेवर लेट मी गो। नेवर लेट मी गो ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो का 2005 का डेस्टोपियन साइंस फिक्शन उपन्यास है जिसे फेबर एंड फेबर द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 288 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इस 2005 के बुकर पुरस्कार, 2006 के ऑथर सी क्लार्क पुरस्कार और 2005 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए चुना गया था। टाइम पत्रिका ने इसे 2005 का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का नाम दिया था। कहानी कैथी एज के साथ शुरू होती है जो खुद को एक देखभालकर्ता के रूप में वर्णित करती है। वो अंगदाताओं की देखभाल के बारे में बात करती है। वर्णन के समय वह लगभग 12 वर्ष तक एक देखभालकर्ता रही है और वह अक्सर इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल हेल्शे में बिताए अपने समय के बारे में याद करती है, जहां शिक्षकों को अभिभावकों के रूप में जाना जाता है। नंबर 5 पर है मैजिक फॉर बिगिनर्स।
मैजिक फॉर बिगिनर्स अमेरिकी लेखक केली लिंक द्वारा फंतासी और लाइट हॉरर शॉर्ट फिक्शन के 9 कार्यों का एक संग्रह है, जिसे स्मॉल बियर प्रेस प्रकाशक द्वारा 1 जुलाई 2005 प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 297 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक ने सर्वश्रेष्ठ लघु कहानी संग्रह के लिए 2006 का लोकस पुरस्कार जीता। जेरेमी मार्स एक युवा किशोर है जो अपने कई दोस्तों की तरह द लाइब्रेरी नामक एक रहस्यमय टेलीविजन कार्यक्रम का प्रशंसक है और एक चरित्र भी है। कहानी उनके और उनके दोस्तों और परिवार के जीवन का अनुसरण करती है, क्योंकि द लाइब्रेरी के विभिन्न एपिसोड अनियमित अंतराल पर प्रसारित कहानी उनके और उनके दोस्तों और परिवार के जीवन का अनुसरण करती है, क्योंकि द लाइब्रेरी के विभिन्न एपिसोड अनियमित अंतराल पर प्रसारित होते हैं। नंबर 6 पर है ऑन ब्यूटी। ऑन ब्यूटी ब्रिटिश लेखक जेडी स्मिथ का 2005 का एक उपन्यास है, जिसे हामिश हैमिल्टन लंदन द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 446 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास को 8 सितंबर 2005 में मेन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। स्मिथ ने जून 2006 में फिक्शन के लिए एनिसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड और फिक्शन के लिए ऑरेंज पुरस्कार जीता। सौंदर्य केंद्रों पर 2 परिवारों के आसपास और उनके अलग अलग अभी तक तेजी से परस्पर जुड़े हुए जीवन को किताब दिखाती है। बेल्सी परिवार में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हॉवर्ड, एक श्वेत अंग्रेज और रेम्ब्रांड के विद्वान शामिल हैं। उनके अफ्रीकी अमेरिकी पत्नी किकी और उनके बच्चे जेरोम, जोरा और लेवी। वे बोस्टन के बाहर काल्पनिक विश्वविद्यालय शहर वेलिंगटन में रहते हैं। हॉवर्ड की पेशेवर दास्ता मोंटी किप्स है, जो अपनी पत्नी कार्लिन और बच्चों विक्टोरिया और माइकल के साथ ब्रिटेन में रहने वाला एक परिवार है। नंबर 7 पर है लुकिंग फॉर अलास्का। लुकिंग फॉर अलास्का अमेरिकी लेखक जॉन ग्रीन का पहला यंग एडल्ट उपन्यास है, जिसे डटन किशोर प्रकाशक द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 297 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कथानक के पात्र और घटनाएं ग्रीन के जीवन पर आधारित है, जबकि कहानी काल्पनिक है। माइल्स हाल्टर एक किशोर लड़का जो अंतिम शब्दों से ग्रस्त है, अपने जूनियर वर्ष के लिए अल्बामा में कल्वर क्रीक प्रिपरेटरी हाई स्कूल में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा में अपना सामान्य हाई स्कूल छोड़ देता है। इस तरह के बदलाव के लिए माइल्स का तर्क फ्रांकोइस रेबेलेस के अंतिम शब्दों द्वारा उद्धृत किया गया है। माइल्स का नया रूममेट चिप द कर्नल मार्टिन माइल्स पुज का उपनाम लेता है और अपने दोस्तों से पुज का परिचय कराता है। नंबर 8 पर है द ब्रोकर। द ब्रोकर अमेरिकी लेखक जॉन ग्रिशम द्वारा लिखित एक थ्रिलर उपन्यास है, जिसे डबल डे प्रकाशक द्वारा 11 जनवरी 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 368 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। यह उपन्यास जोएल बैकमैन की कहानी का अनुसरण करता है। द ब्रोकर न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर कई हफ्ते रहा। जोएल बैकमैन द ब्रोकर है, जिसे वॉशिंगटन डीसी में सबसे शक्तिशाली लोबिस्टों में से एक माना जाता है। हालांकि बैकमैन का जीवन तब टूट जाता है जब एक हैक किए गए जासूसी उपग्रह से जुड़ा एक सौदा टूट जाता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और वह जेल में समाप्त होता है। 6 साल बाद राजनीतिक पहिए बदल गए हैं और सत्ता के भूखे अन्य लोग बैकमैन के खून के लिए उत्सुक हैं। नंबर 9 पर है द हिस्टोरियन। द हिस्टोरियन अमेरिकी लेखक एलिजाबेथ कोस्तोवा का 2005 का पहला उपन्यास है, जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने द हिस्टोरियन को बढ़ावा देने के लिए $5 लाख का भारी खर्च किया। कथानक व्लाद सेपेस के इतिहास और लोक कथाओं और उनके काल्पनिक समक्ष काउंट ड्रैकुला को मिश्रित करता है। द हिस्टोरियन के पहले संस्करण के कवर में खून से लाल रंग का पर्दा दिखाया गया है, जिस पर एक आदमी के चेहरे की तस्वीर का एक टुकड़ा रखा गया है। हालांकि किताब एक पिशाच उपन्यास है, कोस्तोवा ने खुद से वादा किया था कि उपन्यास में केवल एक कप खून बहाया जाएगा। नंबर 10 पर है सैटरडे। सैटरडे इयान मैकवान का एक उपन्यास है, जिसे जोनाथन कैप द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 308 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। सैटरडे ने फिक्शन के लिए जेम्स टेड ब्लैक पुरस्कार जीता और ये 2005 में मेन बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट में नामांकित किया गया। शनिवार एक 9/11 के बाद उपन्यास है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद पश्चिमी लोगों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन शैली में बदलाव से संबंधित है।
जैसे क्रिस्टोफर हिचेन्स ने इसे भौतिक दुनिया और इसके कई असंतोषों में अनपेक्षित रूप से लंगर डाले हुए के रूप में चित्रित किया। संरचनात्मक रूप से सैटरडे कई किस्में का एक कसकर घाव वाला टूर डे फोर्स है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।